नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th क्लास की पुस्तक है उसमें ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है और इस बुक के अकॉर्डिंग है अध्याय 15। इसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और मृदाएं। इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा वीडियो को और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है लास्ट वीडियो में से कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, पश्चिमी ढाल, इन स्थानों पर कौन से वन पाए जाते हैं। कई प्रकार के वन पढ़े थे हमने, ज्वारीय वन है, सदाबहार वन है, शुष्क वन है, कई प्रकार के वन है। आपको यह बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, वहां मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। वन नीति और संरक्षण ये है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। वन जीवन का आधार है। वनों की अनियंत्रित कटाई से हमारे देश की जलवायु व स्थलाकृति पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, जैसे मिट्टी अपरदन, मरुस्थल का प्रसार, बाढ़ का आना, बंजर भूमि का बढ़ना, जलवायु की विषमता, सूखा, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, वन्य जीवों की कमी और पर्यावरण प्रदूषण आदि। तो ये है। देखिए मित्रों, आपको एक चीज और बताऊं, ये वीडियो से पहले मैं 2 बार इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने और कर दी थी, लेकिन दोनों बार ही वॉइस प्रॉब्लम हुई। एक वीडियो में तो साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुई और दूसरे वीडियो के अंदर आधा वीडियो तक तो रिकॉर्ड थी और उसके बाद नहीं थी। तो ये चीजें क्या है, कुछ फॉल्ट कई बार हो जाते हैं, पहले पता नहीं चलता, बीच में जब वीडियो बन रहा उस टाइम अपने देख नहीं सकते कि साउंड रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। जब पूरा बन जाता है तब दोबारा चला के देखते हैं, तब पता पड़ता है। तो फिर 1-1.5 घंटा लगातार बोलने के बाद में अब उसी एनर्जी के साथ में हाथों हाथ वापस दूसरा बनाओ वीडियो, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। वो चीज फिर हाथों हाथ नहीं होता है। वो उत्साह, वो एनर्जी जो है, उसी वीडियो को दोबारा बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, बीच में गैप चाहिए, इसलिए कई बार थोड़ा हो जाता है। ये चीजें मैं यहाँ बताता नहीं हूँ ज्यादातर कि कभी क्या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई फॉल्ट हो जाता है। ये चीजें टेक्निकल होती है, कई बार ये हो जाती है, तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, वन जीवन का आधार है। वनों की अनियंत्रित कटाई से हमारे देश की जलवायु और स्थलाकृति पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब ये आपसे ये पूछ सकता है, ये समझने की चीजें हैं कि कौन कौन से जो है वनों के अनियंत्रित कटाई के प्रभाव क्या हैं। तो ये सब इसके प्रभाव हैं और आप इनको सोच करके देखिए कि वन बेहिसाब रूप से काटे जा रहे हैं। क्या क्या हो सकता है? मिट्टी का अपरदन, जो मिट्टी का कटाव होता है वो आपको मिलेगा। मरुस्थल का प्रसार, ये आपको देखने को मिलेगा, मरुस्थल बढ़ रहा है, वन खत्म हो रहे हैं। बाढ़ आएगी, बंजर भूमि बढ़ेगी। जलवायु, पेड़ जो वन होते हैं वो जलवायु को बहुत जबरदस्त प्रभावित करते हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जलवायु में तो वो आएगी भिन्नता। सूखा बढ़ेगा, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आएगी, वन्य जीवों की कमी होगी, पर्यावरण प्रदूषण, तो नुकसान ही नुकसान है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के बसाव, बढ़ते औद्योगिकरण व कृषि हेतु भूमि प्राप्त करने के लिए विकास के नाम पर वनों को काटा जा रहा है। इन बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति और पर्यावरण आपदाओं से बचने के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। भारत में सबसे पहली वन नीति 1894 में अपनाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 31 मई 1954 को घोषित नई वन नीति के अनुसार भूमि के 33% भाग पर वन होना चाहिए। हमारे देश में 1988 में नवीन वन नीति की घोषणा की गई। उसके 3 लक्ष्य बताए गए: पर्यावरण स्थिरता, वनस्पति जीव जंतु जैसी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना और जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ये उसमें के आंकड़े हैं। ये 1894 में पहली वन नीति, फिर 1954 में नई वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होना चाहिए। और अभी कोई भी और भी अगर कोई अपडेट आएगा तो जनवरी 2020 से मैंने वीडियो बनाया था लास्ट कि जनवरी 2020 का जो करंट है वहां से मैं शुरू करूंगा करंट का, तो उसमें कुछ नया अपडेट होगा कोई भी, वो सब चीजें उसमें इंक्लूड हम कर देंगे। हमारे देश में 1988 में नवीन वन नीति घोषित की गई, तो आप ध्यान में रखें, सबसे पहली ये, फिर उसके बाद नई वन नीति और उसके बाद नवीन वन नीति 1988। 3 प्रमुख लक्ष्य थे: पर्यावरण में स्थिरता हो, वनस्पति और जीव जंतुओं जैसे प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना और जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कि पर्यावरण है उसको बनाए रखना है, हमें उसको नष्ट नहीं करना, स्थिरता रखनी है, बढ़ाना है। वनस्पति और जीव जंतुओं जैसी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना,
इनको भी सुरक्षित रखना है, जीव जंतु हैं, वनस्पति है, और जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो ऐसा नहीं है कि पर्यावरण स्थिरता और वन बचाओ जीव बचाओ के नाम पे मनुष्य को भी जो आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकताएं, उनको ही हम खत्म कर दें, वो भी नहीं। मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, बेसिक रूप से जो हमारे काम में आने वाली चीजें हैं, वो भी उसको आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि फल, पेड़, सब्जी, लकड़ी, ये सब चीजें आप लाओगे कहां से? लानी तो आपको यहीं से पड़ेगी। सरकार द्वारा वन संरक्षण की दिशा में अनेक कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही हैं। सामाजिक वानिकी योजना, राष्ट्रीय पार्कों, अभ्यारण्यों की स्थापना आदि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। वन क्षेत्रों के विस्तार व मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वन अनुसंधान केंद्र देहरादून और केंद्रीय मरु वन क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर द्वारा प्रयास जारी है। अब इसमें लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून का है उत्तराखंड में, और केंद्रीय मरु वन क्षेत्र अनुसंधान ये जोधपुर में, इनके द्वारा प्रयास किया जा रहे हैं। वन संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों के सहारे नहीं हो सकता, इसके लिए जनमानस की जागरूकता और सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। मित्रों, ये क्या हो, चाहे दुनिया की पूरे विश्व में कोई भी पॉलिसी हो और चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन अगर उसमें जनता की भागीदारी नहीं है, अगर हर व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं समझे, तो पूरी तरह से हम परिणाम उसमें वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किए थे, लेकिन ऐसी मजबूरियां बनी कि कोरोना के साथ ही रहना पड़ेगा, यानी आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, दुकानें भी खोलनी पड़ेगी। तो उसमें अब ये खुद व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, काम भी करे तो वहां भी अपनी सावचेती बरते। ऐसा नहीं हो कि बस वो मूर्ख, कई ऐसे होते हैं उनको साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो भी कभी नहीं समझा सकते। मैंने 50-50 साल के, 60-60 साल के, 80-80 साल के मूर्ख देखे हैं। उनको लगता है कि कैसे इन्होंने क्या, इनके क्या वास्तव में आती नहीं है। क्या कोरोना के अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कुछ लोग अब इसी 50-60 साल की उम्र के घूम रहे हैं। वो साहब, उनको थोड़ा, कोई दुकान की बात है, कोई शॉप पे थे, तो उस दुकान वाले ने उनको बोला कि भाई साहब आप ये मास्क जो है ये लगा लो। अरे नायरा, किसको कोरोना है? अब ऐसे मूर्खों का कोई इलाज नहीं हो सकता। खुद तो मरते ही हैं, साथ वालों को और लेके जाएंगे दुनिया को। तो ये चीजें अब लोगों को क्या है, लोग तो लोग हैं, अब कौन समझाए उनको और कैसे समझे वो। नेक्स्ट आता है, वनों के महत्व को देखते हुए हमारे राजस्थान में सरकार द्वारा वन विकास के लिए सामाजिक वानिकी, अरावली वृक्षारोपण व वन संरक्षण कार्यक्रम पर विभिन्न प्रकार के वानिकी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वानिकी पंडित पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार, तो ये के पुरस्कार हैं। इसमें सामाजिक वानिकी का है, अरावली वृक्षारोपण और वन संरक्षण कार्यक्रम पर इस प्रकार के पुरस्कार हैं जिनका योगदान रहता है इसमें। अब आता है वन्य जीव संरक्षण। वनों की बड़े पैमाने पर कटाई से वन्य जीव कम होते जा रहे हैं। जो बचे हुए हैं उनके लिए प्राकृतिक आवास व भोजन की समस्या बनी हुई है। इनका संरक्षण आवश्यक है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। भारत के सम्राट अशोक महान के शिलालेखों में वन्य जीवों के शिकार पर अंकुश व संरक्षण के बारे में विवरण मिलता है। आप जो अशोक के शिलालेख वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें भी आता है अशोक ने इन चीजों के लिए रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी तक आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नहीं है। ये जरूर है, वानिक पंडिती और वृक्ष मित्र पुरस्कार किसमें दिए जाते हैं, तो जो ये वन संरक्षण के लिए, इनके लिए जो लोग प्रयास करते हैं। बाकी अब जैसे ये वाला है तो इसमें कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है ये वाला लाइन। तो अब इसके बाद में आता है, वन्य जीवों को बचाए रखने हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्राकृतिक आवास की उपलब्धता हो। वन्य जीव संरक्षण कानून बनाना और उनका कठोरता पूर्वक क्रियान्वयन। इसके बाद में आता है फोर्थ, राष्ट्रीय उद्यानों व वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना और सुदृढ़ प्रबंधन और जन चेतना का प्रसार और जन भागीदारी सुनिश्चित करना। तो सरकार कई नए नए राष्ट्रीय उद्यान बनाती है, नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाती है ताकि इन्हीं वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके, इनका संरक्षण हो सके। अब है जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 15 जीव मंडल निकाय यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? नंदा देवी, सुंदरवन, मानस, नोकरेक, मनारखाड़ी, नीलगिरी, सिमलीपाल, नामदफा, थार का रेगिस्तान, उत्तराखंड, कच्छ का छोटा रन, कान्हा, उत्तरी अंडमान, वृहद निकोबार व
काजीरंगा। अब ये देखिए है कहां पर, ये आपसे पूछ सकता है। तो नंदा देवी जो है ये कहां पर है, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। ये आप ध्यान में रखें, नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड। सुंदरवन, तो ये आप जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन ये सब कहां है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में आता है मानस, तो मानस हो जाएगा असम। इसके बाद में आता है नोकरेक, नोकरेक है मेघालय में। इसको कैसे याद करेंगे आप, नोकरेक जैसे मेघालय है, तो किसी चीज को नो करना क्या होता है, उसको बजाना, जैसे मान लीजिए गेट पर आप नो करते हैं टिक टिक, वैसे ही। तो ये बादल हैं, मेघ, और जब मेघ बरसते नहीं है तो आप उनको नो करते हैं यूं, टिक टिक बरसो। तो नो किसको नो करना, मेघों को नो करना। तो नोकरेक मेघालय। मन्नार खाड़ी, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा इसका। और इसके बाद में नीलगिरी है, तो नीलगिरी के अंदर कई स्टेट आएंगे, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है। इन तीनों का जो क्षेत्र है बीच का, वो इन तीनों राज्यों को टच करता हुआ इनमें से निकलता हुआ इस प्रकार से। सिमलीपाल है, ये कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा, या जिसको आज ही टाइम हम ओडिशा कहते हैं, अब ये राज्य का नाम ओडिशा हो गया है, ये हो जाएगा। ये नामदफा जो है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए चीन सबसे ज्यादा घुसपैठ की पेश कहां से कहां बार बार घुसपैठ की कोशिश करता है, अरुणाचल की तरफ। तो अरुणाचल की तरफ उसको चीनियों को हम क्या कहते हैं कि यहां से दफा हो, चीनियों को। तो दफा से अरुणाचल प्रदेश, नाम दफा अरुणाचल। थार का रेगिस्तान है ही, आपनो राजस्थान। उत्तराखंड का उत्तराखंड, कच्छ का छोटा रण ये गुजरात हो गया। कान्हा जो है, कान्हा है एमपी में, मध्य प्रदेश। फिर उत्तरी अंडमान और वृहद निकोबार ये होएगे, अंडमान में हो जाएगा, ये वृहद निकोबार निकोबार में। और काजीरंगा, तो काजीरंगा हो जाएगा असम में। ये एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये नाम आपको याद हो गए होंगे कौन सा कहां पर है। अब बिना देखा बिना बताइए, नंदा देवी कहां पर है, तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। सुंदरवन कहां है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। मानस कहां है, असम में। नोकरेक मेघालय। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। नीलगिरी इसमें आपको बता दिए कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। तो ये जैसे स्टेट हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो इस प्रकार से जो इनका क्षेत्र है ये। सिमलीपाल कहां पर है, ओडिशा। नामदफा अरुणाचल। थार का रेगिस्तान राजस्थान। उत्तराखंड, उत्तराखंड कच्छ का छोटा रण गुजरात। कान्हा कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश। उत्तरी अंडमान, वृहद निकोबार और काजीरंगा कहाँ हो जाएगा, असम में। इसके बाद में देखिएगा आते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अब तक 565 वन्य जीव अभ्यारण्य और 89 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। अब देखिए इसमें करंट में कुछ चेंज हो गया है, तो आप देख लीजिएगा, बाकी हम करंट शुरू करेंगे तो उसके अंदर भी वहां आपको बता देंगे अगर कुछ चेंज हुआ है तो 565 वन्य जीव अभ्यारण्य और 89 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। देश के 2 राष्ट्रीय उद्यानों काजीरंगा यानी असम और केवलादेव जो कि राजस्थान में है, भरतपुर में घना पक्षी विहार को प्रथम बार विश्व विरासत स्थल बनाया गया है। देश के प्रमुख महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जिम कार्बेट है उत्तराखंड में, कान्हा है मध्य प्रदेश में, काजीरंगा है असम में, बांदीपुर है कर्नाटक, पलामू बिहार में, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, शांत घाटी केरल, नंदनकानन उड़ीसा, केवलादेव राजस्थान, कायबुल लमजाओ मणिपुर, अन्नामलाई तमिलनाडु। तो ये आपसे स्थान पूछ सकता है वो कि ये कहां पर है। तो जिम कार्बेट है, ये भाग के लिए बहुत फेमस है। जैसे राजस्थान के अंदर रणथंभौर है सवाई माधोपुर में, तो भागों के लिए है, ये जाना जाता है। वैसे जिम कार्बेट भी भाग बहुत है वहां। कान्हा एमपी के अंदर हो ही गया, काजीरंगा बांदीपुर कर्नाटक, पलामू बिहार, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, शांत घाटी केरल, नंदनकानन उड़ीसा, केवलादेव राजस्थान, कायबुल लमजाओ मणिपुर, अन्नामलाई और तमिलनाडु। विभिन्न संकटापन वन्य जीवों जैसे बाघ, चीता, हाथी, गिर, सिंह, घड़ियाल, गेंडा, कस्तूरी मृग आदि हेतु विशेष परियोजनाएं चलाई
जारी है। तो कस्तूरी मृग जो होते हैं, जिनके कस्तूरी पाई जाती है नाभि में, बाघ हैं, चीता है, हाथी हैं, गिर हैं, जो गिर में जो सिंह होते हैं उनके लिए गुजरात में जो है गिर गिरनार, घड़ियाल, गेंडा और कस्तूरी मुर्ग के लिए भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद में देखिएगा राजस्थान के वन्य जीव और अभयारण्य। इस पर देखिए कस्तूरी से एक दोहा है बहुत फेमस कि काली घनी कस्तूरी, ये काली होती है देखने में, काली घनी कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। ये राजिया के दोहे के नाम से फेमस है। राजिया के दोहे किसने लिखे थे? राजिया के दोहे तो ये कृपाराम जी ने लिखे थे। ये कई बार पूछा भी जाता है, नाम हर दोहे में राजिया का आता है, लिखे किसने? कृपाराम जी ने। देखिए दरअसल जो राजिया है ये कृपाराम जी का सेवक था। तो राजिया थोड़ा दुखी रहा करता था। सब कृपाराम जी कहते तू इतना दुखी क्यों रहता है? तो राजिया कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, कोई मुझे पूछने वाला नहीं, मैं मर जाऊंगा एक दिन, तो फिर तो मेरा नाम ही खत्म हो जाएगा। तो कृपाराम जी ने कहा कि तू दुखी मत हो, मैं तेरे नाम से ऐसे दोहे लिखूंगा कि लोग मुझे जाने या ना जाने लेकिन तुझे जरूर जानेंगे। तो आपको राजिया के दोहे के नाम से दोहे मिलेंगे जिसमें हर नाम में राजिया मिलेगा, लेकिन रचनाकार है कौन? कृपाराम जी ने लिखा। और बहुत ही अच्छे से दोहे लिखे कि काली घनी कस्तूरी, ये उसका मूल्य बता रहे हैं वस्तु का कि जो कस्तूरी होती है वो देखने में काली होती है, फिर भी जो कांटा है उसको वो तोलता है। कांटा वो नहीं किसी के आपने कांटा चुबो दिया। जैसे सोनार, जैसे किसी की सुनार की दुकान पे जाते हैं तो वहां किससे तोलता है वो? आजकल तो ये जो कई जो है ऑटोमेटिक चीजें आ गई, इलेक्ट्रॉनिक। पहले जो कांटा होता था, कांटे से तोलते थे मूल्यवान चीजों को। और शक्कर घनी स्वरूप की शक्कर देखने में बड़ी सुंदर होती है, लेकिन फिर भी उसको रोड़ा यानी भाटे जो है पत्थर वो पहले तोलते थे। ये उस समय के बारे में बताया इन्होंने। तो जो कांटा है वो बहुत मूल्यवान चीजों को तोलने के काम आता है। तो देखने में कस्तूरी काली होती है लेकिन फिर भी उसको कौन तोलता है? कांटा तोलता है। और शक्कर जो है वो देखने में बड़ी सुंदर होती है, फिर भी उसको कौन तोलते हैं? भाटे तोलते हैं। तो ये बता रहे हैं कि रंग रूप या इन चीजों से कोई मूल्य नहीं होता, व्यक्ति का मूल्य उसमें गुणों से होता है। कस्तूरी काली है लेकिन उसका गुण है वो दुनिया के सबसे मूल्यवान चीजों में, सबसे महंगी चीजों में बिकता है कस्तूरी। तो यही चीजें हैं कि वस्तु का जो उसकी क्या क्वालिटी है। राजस्थान के वन्य जीव और अभयारण्य। प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। हमारे राज्य में मुख्यतः बाघ, बघेरे, चीतल, सांबर, चिंकारा, काला हिरण, भेड़िया, रीछ, लोमड़ी आदि वन्य जीव मिलते हैं। यहाँ का राज्य पशु चिंकारा है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राज्य में 22 वन्य जीव अभयारण्य है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब इसमें कुछ अपडेट हुआ है तो वो हम जो समसामयिक पढ़ेंगे करंट, उसमें आ जाएगी वो चीजें। तो आप अभी अगर आपको कोई नई जानकारी हो तो ये मत देखना कि यहाँ ये तो हम बेसिक चीजें इसमें पढ़ रहे हैं, ये इस समय का प्रिंट है 2000 का, ये 16-17 का, तो वही चीजें हैं। तो यहाँ का राज्य पशु चिंकारा है। राज्य में 22 वन्य जीव अभयारण्य है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव जो है ये स्थित राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सरिस्का अभयारण्य अलवर और मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य कोटा को राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का उद्यान जो है वो किसके लिए अभयारण्य है? बाघ संरक्षण के लिए, सरिस्का और रणथंभौर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल है। यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब यहाँ पर इनका आना बहुत कम हो गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वन्य जीवों के साथ ही जीवाश्म फॉसिल्स के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आकल क्षेत्र के विशाल जीवाश्म पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ये जीवाश्म वाला क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में किस उद्यान में या कहां पर जीवाश्म जो फॉसिल्स हैं इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आकल क्षेत्र है, कहां पर? जैसलमेर का ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुरजा राज्य के लोक साहित्य का चर्चित प्रवासी पक्षी है। इनका महत्वपूर्ण केंद्र है खिंचन जोधपुर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कुरजा कहां पर है? खिंचन जोधपुर में। राज्य में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। आखेट मतलब शिकार, जहां नहीं कर सकते। राज्य का जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में है।
राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, जो कि इसके मूल प्राकृतिक वास स्थान पश्चिमी राजस्थान में भी दुर्लभ है। घड़ियालों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। राज्य के प्रमुख अभ्यारण्य ताल छापर चूरू, ये जो हिरण है वो उनके लिए है ये। रामगढ़ विषधारी बूंदी में, कुंभलगढ़ और सज्जनगढ़ ये उदयपुर में, माउंट आबू सिरोही में, केला देवी करौली में, सीता माता और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, बंद बारेठा भरतपुर, टाटगढ़ रावली अजमेर, जमुआ रामगढ़ जयपुर, रामसागर धौलपुर आदि है। तो ये नाम लेकर के पूछता है आपसे कि कौन सा कहां पर है, तो सब फेमस है राजस्थान के। तो ये बंद बारेठा भरतपुर है, ये रामसागर धौलपुर, माउंट आबू सिरोही, केला देवी करौली रही, सीता माता और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। अब आता है खेजड़ली बलिदान। राजस्थान का खेजड़ली बलिदान पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। खेजड़ी वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। 28 अगस्त 1730 में जोधपुर के महाराजा ने ग्राम खेजड़ली में खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया, लेकिन वहां के निवासियों द्वारा इसका विरोध किया गया। इसका नेतृत्व अमृता देवी ने किया। उसने पेड़ काटने वालों को ललकार कर कहा कि जो सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कटने से भी अगर पेड़ सुरक्षित रहता है तो वो भी सस्ता ही है। तो ये वृक्षों का महत्व बताया गया है। इतना कहकर वह पेड़ से चिपक गई और खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खेजड़ली बलिदान में कुल 363 व्यक्ति बलिदान हुए, 294 पुरुष और 69 स्त्री। इसलिए 21 सितंबर को भारत में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेजड़ली गांव में उन अमर बलिदानियों का स्मारक बना हुआ है जहां प्रतिवर्ष शहीद मेला लगता है। उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए जोधपुर में अमृता देवी कृष्ण मृग अभ्यारण्य विकसित किया गया है। जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण और चेतना के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। अब आता है जैव विविधता का संरक्षण। किसी प्राकृतिक प्रदेश में मिलने वाली पालतू व जंगली जीव जंतुओं व वनस्पति की विभिन्नता की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। मित्रों, ये जैव विविधता नाम बहुत ज्यादा आएगा, आगे भी आपको पढ़ना है। इसमें जैव विविधता कहते किसे हैं? किसी स्थान पर, किसी प्राकृतिक प्रदेश में कोई भी जीव जंतु हो, चाहे पालतू हो चाहे जंगली हो, और कोई सी भी वनस्पति हो, वो कितने ज्यादा किसी एक स्थान पर पर्टिकुलर कितनी ज्यादा संख्या में है, कितनी उनमें विविधता है, उसको हम कहते हैं जैव विविधता। हमारा देश जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। विश्व में मिलने वाले कुल 15 लाख जैव विविधताओं में से 40% भारत में पाई जाती हैं। भारत में अभी तक लगभग 81,000 जीव जंतु और 45,000 वनस्पति की प्रजातियों को पहचाना जा चुका है। तो इतना ज्यादा है पूरे विश्व की जो 15 लाख जैव विविधता है, तो इसका 40% कहां पाया जाता है? भारत में। आर्थिक दृष्टि से जीव जंतु व वनस्पतियां बहुत उपयोगी है। प्रकृति के निर्माण और उसको बनाए रखने में जैव विविधता की अहम भूमिका रहती है। प्रकृति में किसी भी प्रकार के जीव अथवा वनस्पति का विनाश प्रकृति और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक प्रमुखतः बड़े बांधों का निर्माण, औद्योगिकरण, सघन खेती, बढ़ती आबादी हेतु आवास, भोजन आदि की आवश्यकता से जैव विविधता का खूब विनाश हुआ है। जैव विविधता का विनाश, ओजोन परत में छिद्र, हरितगृह प्रभाव के कारण वातावरण में गर्मी बढ़ना इत्यादि पर्यावरण समस्याएं बढ़ती जा रही है। इस हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन IUCN बना हुआ है और इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन ये स्विट्जरलैंड में है। इस दिशा में विश्व प्रकृति निधि द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, WWF। तो अब ये जैव विविधता का विनाश जो है, ओजोन परत में छिद्र और हरितगृह प्रभाव के कारण वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, ये आप जानते हैं। तो ये इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन। और अगर मान लीजिए इंग्लिश में इसका नाम पूछे आप तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन। तो आई से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ऑफिशियली नाम इसका क्या है? तो ये तो है ही है पूरा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हो गया ना, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज।
तो वो इसमें नाम बीच में इसमें है नहीं, शॉर्ट में IUCN। तो वैसे इसका नाम क्या आता है हमेशा, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और वैसे ऑफिशियली पूरा नाम क्या है, तो यहां जगह नेचर है, इसके बाद में एंड नेचुरल रिसोर्सेज और हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद में आता है हमारे देश की जैव विविधता को सतत विकास की दृष्टि से बचाया जाना चाहिए, उनको संरक्षण प्रदान करना समय की आवश्यकता है। देश में जैव विविधता संरक्षण हेतु विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना, भाग परियोजनाएं आदि चल रही है। इस हेतु देश के कुछ शोध संस्थान कार्य कर रहे हैं, उनमें प्रमुख है। अब यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय वन अनुसंधान कहां पर है, देहरादून। ये भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर। तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो देहरादून है। भारतीय वनस्पति उद्यान तो ये कोलकाता में हो गया। बेंगलोर में क्या है, पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान, पारिस्थितिकी नाम आए तो बेंगलोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान तो यह हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट आता है पर्यावरण चेतना। भारत में पर्यावरण के प्रति वैदिक काल से जागरूकता रही है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में पर्यावरण के विभिन्न कारकों का महत्व और उनको आदर देते हुए संरक्षण की बात कही गई है। भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को ही देवता स्वरूप माना है। सूर्य, जल, वनस्पति, वायु, आकाश को शरीर का आधार बताया गया है। अथर्ववेद का भूमि सूक्त पर्यावरण चेतना का प्रथम लिखित दस्तावेज है। अथर्ववेद का भूमि सूक्त ये जो है ये पर्यावरण चेतना का प्रथम लिखित दस्तावेज है। सूक्त माने मंत्र जो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में जल की शुद्धता, यजुर्वेद में सभी प्रकृति तत्वों को देवताओं के समान आदर देने की बात कही गई है। वैदिक उपासना के शांति पाठ में भी अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, वनस्पति, आकाश आदि सभी में शांति और श्रेष्ठता की प्रार्थना करी गई है। वेदों में ही एक वृक्ष लगाने का पुण्य 100 पुत्रों के पालन समान माना गया है। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में पृथ्वी को ही माता मानकर उसे पूजनीय माना गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। हमारी संस्कृति को अरण्य संस्कृति भी कहा जाता है। अरण्य का मतलब होता है वन। इसके पीछे भाव यही है कि वन तथा हरे भरे वृक्षों को सदैव यहाँ का पर्यावरण समृद्ध रहा है। महाभारत और रामायण में वृक्षों के प्रति अगाध श्रद्धा बताई गई है। विष्णु धर्म सूत्र, स्कंद पुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति में वृक्षों के काटने को अपराध बताया गया है। वृक्ष काटने वाले के लिए दंड का विधान बताया गया है। पर्यावरण की हमारी वैदिक परंपरा रही है कि प्रत्येक मनुष्य पर्यावरण में ही पैदा होता है और पर्यावरण में ही वह जीता है और पर्यावरण में ही वह लीन हो जाता है। वर्तमान में पर्यावरण चेतना के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो जाने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसको रोकने के लिए पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा का प्रसार जरूरी है। हमारे देश में खिजड़ली आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण चेतना के प्रति जागरूकता के ही परिचायक हैं। तो इन आंदोलन के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं, सब पहले आ गए हैं। ये राजस्थान में बिश्नोई समाज के 29 सूत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण नियम है। तो ये पर्यावरण वाला जो पॉइंट है इसमें ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद में आएगा भारत की मृदा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारत और राजस्थान की मृदा पढ़ेंगे और उसके साथ ही ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 पार्ट बन जाएंगे इस 4 चैप्टर के। तो आज सेकंड कंप्लीट हो गया पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिट्टी कंप्लीट करेंगे भारत की और राजस्थान की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।